हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए फिर से एक अच्छे और बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस, और इसमें सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं रहेंगे बल्कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। और आपके एग्जाम्स आ रहे हैं पास, बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत सारा भाई जो भी बच्चे सो रहे हो पहले तो जाग जाओ, है ना। जाग जाओ, उठ जाओ, पेन कॉपी उठा लो और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग बायोलॉजी के सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन सारे, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज को लेकर के आए, इसको देखते हैं कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस में अब देखो एक एक नंबर के क्वेश्चंस तो आएंगे, है ना। एक एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और इसके अलावा आपके लिए तीन तीन नंबर के क्वेश्चंस, फाइव नंबर्स के क्वेश्चन, बड़े और लॉन्ग क्वेश्चंस जो भी जितने भी आएंगे वो सारे सॉल्व यहाँ पे करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम में डीएनए हैप्लेक्स होता है कितना, 200 बीपी। ठीक है, ये लर्न करने का क्वेश्चन है, जहाँ पे मुझे याद करवाना होगा, मैं याद करवा दूंगी, है ना। लॉजिकल क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लर्न कर लेना। एंड द सेकेंड इज डीएनए के न्यूक्लियोटाइड संगठन के विशेषण में निम्नलिखित में से क्या मिलता है। अब देखो मैंने जब डीएनए की संरचना आपको बताई थी, पढ़ाई थी, तो उसमें बताया था न्यूक्लियोसाइड्स एक दूसरे से ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं, है ना। अब ये न्यूक्लियोसाइड्स होते क्या क्या है। अब देखो किसी किसी बच्चे को ये लग सकता है कि ए जी के क्या है, डबल, है ना, डबल बॉन्ड से जी से जुड़ सकते हैं, हाँ भी हाँ जुड़ सकता है, और टी डबल बॉन्ड से सी से जुड़ सकते हैं, हाँ। तो क्या इसमें ए सही होगा। अगर अब देखो इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस ये बनते हैं कि बेटा अगर देखो मान के चलो कि यहाँ पे परसेंटेज दे दो, है ना। अगर ये 40% है ना, तो ये भी 60% होगा, है ना। मतलब मान के चलो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और ये अगर 60 है तो ये भी 60% होगा। ठीक है, मतलब कि ए जो है वो जी के इक्वल होगा, ठीक है, और सी जो है वो टी के इक्वल होगा। तो इससे बात आप समझ सकते हो कि आंसर इसका बी है, ए नहीं है ना। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो भाई बेटा कंफ्यूज नहीं होना, इसको अच्छे से क्लियर करना कि ए प्लस सी इज इक्वल टू जी प्लस टी। ठीक है, ए हमेशा जी से बॉन्ड बनाएगा और फिर सी हमेशा टी से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन इज डीएनए प्रतिलिपिकरण के अर्धसंरक्षी यानी सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है उसके बारे में बात कर रहा है, को सबसे पहले किसने बताया था, है ना। तो वॉटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल बताया था। किसने बताया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एक नंबर में ऐसे पूछ लेगा, दो नंबर में पूछ लेगा कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को बताना किसने बताया था, नाम लिखिए, है ना। तो सीधे आप वन वर्ड में आंसर होगा, छोटा है तो वैसे आप दे सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अर्धसंरक्षित डीएनए प्रतिलिपिकरण का प्रायोगिक प्रमाण किसने दिया था। तो भाई इसकी प्रमाण की बात कर रहे हैं तो भाई मेसेल्सन और स्टाइलिन, है ना, इन्होंने इकोलाई में दिया था, है ना। इकोलाई से उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था और इसको प्रूव किया था। ठीक है, तो याद रहेगा इसमें। अब देखो कंफ्यूजन तुम लोग को कहाँ होगी कि वॉटसन एंड क्रेक ने किया था इकोलाई में, नहीं ये नहीं होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा, मेल्सन और स्टाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन के आ रहा है हमारा, डीएनए प्रतिलिपिकरण को चक्र की किस अवस्था में होती है, डीएनए प्रतिलिपिकरण कोशिका। अब इसकी बात कर रहा है किस चक्र में, किस में होती है बेटा, तो एक से सही। अब इसमें पहला और दूसरा दोनों ही सही है। देखो कायिक कोशिका का एस अवस्था में होता है और अर्धसूत्री कोशिका का भी एस अवस्था में, तो ये दोनों ही आंसर सही है, ए एंड बी। सी वाला यहाँ पे सही नहीं है, कोशिका की G2 अवस्था में नहीं, तो एक से अधिक क्वेश्चन सही है, तो भाई यहाँ पे ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पे सही है, तो आंसर तो दोनों रख सकते हैं। लेकिन एमसीक्यू है, टिक एक ही लगाना है, तो कौन सा टिक लगाओगे, डी वाला, जिसमें क्या लिखा है, एक से अधिक विकल्प सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक आवर्ती बीजी में 4 प्रयागकरणों की उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे। तो बेटा इसमें सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन होता है 100 अर्धसूत्री विभाजन, मतलब यही होंगे, आवश्यक होंगे 100। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मतलब कैसी होती है ना, द्विगुणित होती है, क्या होती है, वही चीज की बात कर रहा है। द्विनिषेचन का तात्पर्य है, बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको एक क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं, है ना। ये डेफिनेशन पूछ लेगा, आपको बताना पड़ेगा 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में, बाकी एमसीक्यू के रूप में भी ऐसे दे सकता है। एक नर युग्मक का अंड कोशिका से एक दूसरे की द्वितीय केंद्रक से संयोजन क्या कहलाता है, द्विनिषेचन का तात्पर्य है, यही द्विनिषेचन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते। अब यहाँ पर हम आ गए हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, है ना। अभी तो हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव भी देख लेते हैं, है ना। ये 5 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है और 2 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चंस में भी आ सकता है। अब बता रही हूँ कैसे क्या आएगा। अगर इसके बीच अंतर पूछ ले तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, जब तब आपको ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, ये वाला भी और ये भी साथ। ठीक है, अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछता है कि युग्मक जनन के बारे में बताइए, तो आप क्या लिख सकते हो, युग्मक बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। इस प्रक्रिया में नर तथा मादा दोनों ही युग्मक बनते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन इसका पता चल गया कि युग्मक जनन क्या होता है। अगर बोल दे भ्रूणद्रव्य क्या होता है, तो उसमें आप जायगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणद्रव्य कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जायगोट की कोशिका का विभाजन होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से मिल गया, 2 क्वेश्चन हमें मिले। अब इसके आगे अगर चलते हैं तो एक क्वेश्चन मैंने ये बताया, 2 क्वेश्चन इधर से निकल गए। एक क्वेश्चन इसका क्या होगा, इसके बीच के अंतर के बारे में बात करें, है ना। अगर इसके बीच के अंतर की बात हम करें तो अंतर में आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे और इसको ध्यान से पढ़ के जाना। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इस प्रक्रिया में मेयोसिस प्रक्रिया द्वारा द्विगुणित मायोसाइट्स से नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में द्विगुणित जायगोट एक बार माइटोटिक कोशिका विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ पे भ्रूण बनता है और यहाँ पे युग्मक बनते हैं, है ना। मतलब इसमें मेल और फीमेल जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे, है ना। और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे जब जायगोट मिलेंगे तो फिर भ्रूण का निर्माण होगा, एक छोटा सा भ्रूण से ही एक बच्चा होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन समझो, आंसर आपको जैसे सर ने लिखवाया होगा आपकी कॉपी में, स्कूल की कॉपी में, आप वैसा इस्तेमाल कर सकते हो। वो क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो, नहीं तो इसका भी आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, अनिषेक जनन में आप क्या समझते हो, इससे क्या होता है अनिषेक जनन। अब बेटा क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि अनिषेक जनन क्या होता है ना। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या बोल दिया, आप क्या समझते हो। एक तरह से डेफिनेशन ही पूछा है, परिभाषा पूछा है, तो उसकी परिभाषा में आप लिख सकते हो कुछ प्राणियों जैसे क्या क्या मधुमक्खी, पक्षी, ये सब चीज़ें जो होती हैं में बिना निषेचन की क्रिया के संपन्न हुए नए जीव का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की, अब देखो इसमें मधुमक्खी वाला मैंने जब पढ़ाया तो मैंने बताया था उसके गुणसूत्र ज़्यादा होते हैं। तो भाई मधुमक्खी का गुणसूत्र एक बच रहा था ना यहाँ पे, और जो बच रहा था वही नर युग्मक का निर्माण कर रहा था, है ना। बाकी एक जो था, अब देखो मादा मधुमक्खी में अलग होता है और ऐसे देखो नर मधुमक्खी में क्या होता है भाई, इसके जो गुणसूत्र होते हैं भाई उतने ही होते हैं। ठीक, और यहाँ पे मादा में थोड़े से ज्यादा होते हैं, दुगने होते हैं, है ना। तो ये दोनों मिल करके एक मादा युग्मक बना देंगे और ये जो रहेगा वो क्या बनाएगा बेटा, हाँ नर युग्मक। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बाकी इस क्वेश्चन को और अच्छे से मैंने समझाया है इसके पहले के लेक्चर्स में, तो आप वो लेक्चर्स को देखो और समझ लो। चलो अब आगे चलते हैं। हमारा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कायो प्रिजर्वेशन क्या होता है ना। प्रिजर्वेशन की अगर बात करें तो किसी भी चीज़ को अगर आप
बचा करके प्रिजर्व करके रखो आगे की जनरेशन के लिए, तो उसे प्रिजर्वेशन कहते हैं। अब ये कायो प्रिजर्वेशन क्या है? कायो प्रिजर्वेशन में क्या हो रहा है, प्रजातियों के युग्मकों को जीवित व जनन क्षम, अब देखो इनको जीवित करके बचा करके रखा जा रहा है, और क्या करते हैं इसका, भाई जब वो जनन देने वाले होते हैं ना, जनन करने वाले होते हैं, उनकी टेम्परेचर में जैसे कि -196 डिग्री सेल्सियस है ना, माइनस में टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्या है, ठंडा है ना। अब देखो ठीक है, उपयोग संकाटपन जातियों के युग्मों को उचित व अनुकूलित परिस्थितियों में लंबे समय तक इस क्या कर सकते हैं बेटा, संरक्षित करके रख सकते हैं ना, लंबे समय तक क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो पर परागण के लाभ बताइए, है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाभ पूछ रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट्स बताए गए हैं। क्या है पर परागण के, भाई पर परागण पहले ये समझ लो होता क्या है, कि कोई भी यहाँ पे अगर कोई फ्लावर है ना, अब इसमें जो परागण है ना, जैसे कि आप सभी देखे होंगे वो गुलाब का फूल है ना, उसमें क्या होता है, उसको फर्टिलाइज करवाया जाता है ना, गुलाब लाल कलर का होता है ना, अगर उसमें पर परागण तो होगा नहीं उसमें, क्योंकि उसमें अलग से करवाया जाता है। कोई भी फ्लावर, अब देखो कोई एनिमल है मान के चलो, उसके पैरों में क्या हो गया, उसके कुछ परागण हो गए, दूसरे पे जाके वो जब बैठेगा तो उसके जो परागण है इसमें मिल जाएंगे, और फिर वो अलग तरह की एक संतति या अलग तरह का एक फ्लावर उत्पन्न करेगा, है ना, इसीलिए उसका एक अलग ही महत्व होता है। उसी के बारे में कहा जा रहा है कि पर परागण के द्वारा जातियों में नए लक्षण विकसित होते हैं। हाँ, हमें नए तरह का फल या फिर नए तरह का फ्रूट मिलेगा, नए तरह का पत्तियां दिखाई देंगी। पर परागण में उत्पन्न बीज संकर ओज हाइब्रिड वैज्ञोर वाले होते हैं। हाँ, अनेक प्रकार के फसली पौधे जैसे सरसों, सूरजमुखी, कुकुरबिटा में अधिक उत्पादक प्राप्त होते हैं, बीज एवं फल अधिक संख्या में बनते हैं। हाँ सही कह रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और आपके स्कूलों में भी और अलग तरीके से इसको बताया गया होगा, लिखवाया गया होगा, तो आपको जो इजी लगे आप वही क्वेश्चंस के आंसर्स को लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, शुक्र जनन की प्रक्रिया में नियमन में शामिल हार्मोन्स के बारे में बात करें कि इसमें हार्मोन्स कौन से शामिल होते हैं शुक्र जनन की प्रक्रिया में। तो भाई पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित उद्दीपकों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और एफएस, ठीक है, ये दोनों नाम याद रखना। तथा और कौन सा, पित्त पिंडकरण में यहाँ पे ल्यूटिनजिंग हार्मोन LH, ठीक है, शामिल है, जो हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित ना गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के प्रभाव में स्रावित होता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आगे चलते हैं, शुक्राणु जनन और अंड जनन, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको दो तरीके से पूछ लेगा, शुक्राणु जनन के बारे में संक्षिप्त में लिखिए, टिप्पणी करिए, या फिर अंड जनन के बारे में संक्षिप्त में लिखिए या फिर टिप्पणी करिए, है ना, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर पूछ लेगा तो बेटा ये लॉन्ग आंसर्स में आ जाएगा 5 नंबर के क्वेश्चंस में। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया वृषण में होती है, और यहाँ पे क्या होता है, ये अंडाशय में होता है, ठीक है, क्लियर रहेगा। वृद्धि प्रवस्था छाटी होती है, और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे लंबी होती है, यहाँ पे छोटी होती है, ठीक है, वृद्धि प्रवस्था क्या होती है, छोटी होती है ना। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, और यहाँ पे कितने, यहाँ पे 4 शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे 3 लोपिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अपरा से स्रावित हार्मोन्स कौन कौन से हैं, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, है ना, एक ये याद रखना, मानव अपरा लैक्टोजन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स ऐसे दिए हुए, कुछ हार्मोन्स दिए हुए, इसके अलावा भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, उसको भी आप सभी पढ़ सकते हैं, है ना। प्रसव क्या होता है ना, जब एक माँ जन्म देती है बच्चे को, है ना, तो जो पेन होता है उसमें प्रसव के दौरान होता है ना, बर्थ के दौरान, उसी को कहते हैं प्रसव क्रिया। माता के गर्भ में
पूर्णतः विकसित होने पर, है ना, जो बच्चा होता है जब विकसित हो जाता है, शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया का प्रसव, प्रेस्चुरेशन कहते हैं ना, जब वो जन्म ले रहा होता है तो उसे ही क्या कहते हैं, प्रसव की क्रिया कहते हैं। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है इसमें, है ना, ऑक्सीटोसिन, और क्या है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स प्रसव क्रिया के उसको प्रेरित करते हैं, है ना। इसको अलग से क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रसव क्रिया को प्रेरित कौन करता है, तो भाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन्स ये सब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारे भाई इस तरीके यहाँ पे कुछ डायग्राम कह रहे हैं, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन, ठीक है। यहाँ पे दो डायग्राम मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट में बता रही हूँ, 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा। एक ये डायग्राम है और एक यहाँ पे देखोगे तो शुक्राणु का नामांकित चित्र, भाई यहाँ पे शुक्राणु को बनाना है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। अब इसके भी क्वेश्चन सिर्फ शुक्राणु का यहाँ से ये पता चल गया, इसके अलावा आप दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को पढ़ लेंगे, है ना, मेल और फीमेल, इन दोनों में से कोई एक आ ही जाता है हमेशा, मैक्सिमम मेल का आता है 5 नंबर के क्वेश्चन में, है ना। उसका डायग्राम बना करके आपको क्या करना पड़ेगा, लेबलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा और भी अन्य जो डायग्राम बेसिस क्वेश्चन है ना, उसको मैं अलग एक उसमें लेकर के आ जाऊंगी, तो आप उसको अलग से प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए गए, ये सारे क्वेश्चंस को आप सभी क्वेश्चंस को नोट करना, आंसर आप अपने से अपने नोट्स से खोजना, जो कि नोट्स आपने बनाए होंगे, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर्स के साथ। चलो ठीक है, यहाँ तक सबको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अगर यहाँ तक कोई भी चीज़ें आपको नहीं समझ आती तो आप सभी मैसेज कर सकते हो, कमेंट पे मैसेज कर सकते हो, बाकी लाइक वाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और इधर उधर शेयर भी कर दो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।